हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज मैं यस बैंक की पूरी जानकारी लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे थे कि 12 रुपये का जो स्टॉक है 16 रुपये तक आ गया है, तो अब इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि हमें फ़ायदा मिल सके आने वाले समय में। लेकिन दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना हद तक सही रहेगा वो मैं इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, एंड जो अभी की जो डील हुई है जेसी फ्लावर एंड कंपनी एंड यस बैंक के बीच में वो क्या डील है और उससे यस बैंक को कितना फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एंड कंपनी का जो भी यस बैंक में जो न्यूज़ चल रहा है उसके बारे में पहले पूरा डिस्कशन करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यस बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, उनके प्रॉफिट एनुअल रिजल्ट्स क्या हैं, होल्डिंग्स कितने हैं इसमें, प्रमोटर एफ आई आईज डी आईज की, एंड साथ ही कंपनी का बैलेंस हेल्थ जो बैलेंस शीट हेल्थ है वो क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यस बैंक में जो फ्रॉड केस जो हुआ था, वो जो उनके लोन अमाउंट्स थे उसको लेके, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो स्टॉक का प्राइस था वो हमें काफ़ी डाउन देखने को मिला था, और जो 2019-20 के आसपास का जो प्राइस था वो कंपनी का जो प्राइस जो चल रहा था 200-250 के ऊपर का, वो एकदम से क्रैश होके 12 रुपये में आ गया था। उसके बाद से कंपनी का जो रिकवर है वो हो ही नहीं पाया है। तो दोस्तों, उसमें हुआ क्या था वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, जो बैंकिंग प्रोसेस होता है। जैसा कि हम लोग देखेंगे कि कोई भी जो अकाउंट्स ओपन करते हैं बैंक में, करेंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो या फिर और कुछ जो अकाउंट्स होते हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए कि 1,000 डिपॉजिट आया बैंक में, तो बैंक उनको क्या देती है, 5% का इंटरेस्ट। लेकिन उसी अमाउंट को बैंक क्या करती है, रिटेल लोन देती है। लोन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक रिटेल लोन होता है, एक होता है कॉरपोरेट लोन या फिर बिजनेस लोन। तो जैसे रिटेल लोन क्या होता है, रिटेल लोन में बैंक को उनके रिकवर होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिटेल लोन बैंक के पास वापस आ जाते हैं, उनका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो पे हो जाता है, साथ ही साथ जो ओरिजिनल अमाउंट है वो भी पे हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो बैंक क्या करती है, 1,000 रुपये डिपॉजिट लिया एंड उसमें 5% इंटरेस्ट दिया, एंड उसी के उसके बाद उसी 1,000 को 10 लोगों को उसने डिवाइड 10 लोगों को बांटा, और उसके बाद उन 10 लोगों से 10% का उसने उसमें इंटरेस्ट कमाया। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि डिपॉजिट 5% में ले रहा है, एंड उनको जो उसमें वो कमा रहा है 10% का। तो यहाँ पे बैंक को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इसी में जैसे हम लोग देखते हैं कि जो कॉरपोरेट लोन होता है या बिजनेस लोन होता है, वहाँ पे क्या होता है कि उसके रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत कम तो नहीं बोल सकते, लेकिन कम होते हैं, क्योंकि जो रिटेल लोन होता है वो लोग अपना चुका देते हैं अपना पैसा, लेकिन जो कंपनीज होती है वो लोग अपना पैसा नहीं चुका पाते हैं। और यही केस यस बैंक के साथ में हुआ था। उनके जो चेयरमैन थे उसने जो लोन्स दिए थे, और लोन्स उसने इसलिए दिए थे कि उनको हाई उसमें इंटरेस्ट मिल रहा था। तो हाई इंटरेस्ट के लालच में आगे उन्होंने लोन्स दिया था, और उन कंपनीज ने उस लोन को नहीं चुका पाए या फिर नहीं चुकाए। तो इस कारण से जो यस बैंक में जो वो फ्रॉड का पता चला, उसके बाद से यस बैंक क्रैश हो गया, जो उनका शेयर मार्केट जो उनका शेयर इक्विटी था। तो उसके बाद जैसे देखेंगे दोस्तों, कंपनी का डाउन ही चल रहा था, कोई भी उसमें रिकवर के न्यूज़ नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी जैसे देखेंगे तो बीच में एक कंपनी आई है जेसी फ्लावर एंड कंपनी, एंड यस बैंक के बीच में उसका डील हुआ है। तो वो क्या डील हुआ है, इससे पहले हम लोग जानते हैं जेसी फ्लावर कौन है। तो जेसी फ्लावर दोस्तों एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, और ये 2001 में बना था। और इसके जो इनके जो बनाए हैं, तो वो जे क्रिस्टोफर फ्लावर्स ने इनको बनाया है। तो इस कंपनी के साथ डील ये हुआ है कि जो यस बैंक का 48,000 करोड़ का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जिसको हम लोग एनपीए बोलते हैं, तो 48,000 करोड़ के एनपीएस को यस बैंक सेल कर रही है। उनको बोर्ड से ये अप्रूवल आ गया है कि वो अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, एनपीए को सेल कर सकती है। और सेल किसको कर सकती है, जेसी फ्लावर एंड कंपनी को। और जेसी फ्लावर एंड कंपनी ने वो बिड जीत लिया था, क्योंकि उनके कंपटीशन में 11,183 करोड़ का जो उन्होंने बीट रखा था वो उनको कोई नहीं बीट कर पाए। तो उनको 11,183 करोड़ का उनका
उनको देना पड़ेगा यस बैंक को। और किस लिए कि यस बैंक ने अपना जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है जिसको हम लोग एनपीए बोलते हैं वो जेसी फ्लावर कंपनी को देगी, एंड जेसी फ्लावर कंपनी उसके बदले में यस बैंक को 11,183 करोड़ रुपए देगा। तो इसमें यस बैंक का फ़ायदा एक हो गया कि यस बैंक का जो एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 48,000 करोड़ का था, वो कुछ काम नहीं कर रहा था, और इसके बदले में उनको 11,183 करोड़ रुपए मिल गए। लेकिन उसमें जेसी फ्लावर का भी एक फ़ायदा हो सकता है कि 48,000 करोड़ उनको सिर्फ 11,000 करोड़ में मिल गए, और अगर बाद में जेसी फ्लावर कंपनी उस लोन को रिकवर करने में कामयाब हो जाती है, 48,000 करोड़ तो नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए 20, 25, 30,000 भी अगर वो रिकवर कर लेती है, जैसे कि हम लोग उसको एक वसूली भाई समझ सकते हैं, तो अगर जेसी फ्लावर कंपनी उस पैसे को 48,000 करोड़ में से कुछ पैसे भी अगर वसूल कर लेती है 11,183 करोड़ के बाद, तो वो उनका ये प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इसमें यस बैंक का भी प्रॉफिट है कि 11,183 करोड़ यस बैंक को मिल जाएंगे। तो इस कारण से जो जब से ये न्यूज़ आया है तब से जो स्टॉक का प्राइस है वो काफ़ी हमें अपसाइड में देखने को मिला है, जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत लोग सोच रहे हैं कि अब यस बैंक में हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। यस बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ सुधर रहा है, एंड कंपनी जो है वो डेट फ्री होने वाली है। डेट फ्री इन द सेंस कि जो एनपीएज हैं वो इनके जो जीरो होने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और वेट तब तक करना पड़ेगा जब तक कि स्टॉक का प्राइस हमें और अपसाइड में अच्छे से देखने को नहीं मिल पाता। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्वार्टर दिखा देता हूं कि क्वार्टर कैसा है कंपनी का, एंड लास्ट में हम एक बार फाइनेंशियल जो फाइनल जो डिस्कशन है वो करके एक बार इसका डिसीजन हम लोग निकालेंगे कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देखते हैं पीयर टू पीयर कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जैसे एचडीएफसी का हम लोग देखते हैं, तो एचडीएफसी का जो प्रमोटर होल्डिंग है 25% है, यस बैंक का 0 है। लेकिन हम लोग 0 प्रमोटर होल्डिंग को ख़राब नहीं मान सकते, क्योंकि आईसीआई बैंक का भी देखते हैं 0% है, एक्सिस बैंक का मात्र 9% है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी में आते हैं दोस्तों, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी ही मेन होता है। यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का है एचडीएफसी बैंक का, और यस बैंक का मात्र 3% का है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग डेट देखेंगे, डेट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग यस बैंक का 7.98 डेट टू इक्विटी है इसमें, और डेट कितना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो कंपैरिजन जैसे देखेंगे तो कंपैरिजन में दोस्तों यस बैंक काफ़ी पीछे है, क्योंकि ये तो लगभग क्रैश ही हो गया था। एंड सबसे पहले मैं आपको अब क्वार्टर दिखा देता हूँ, इसका क्वार्टर रिजल्ट्स। दोस्तों यहाँ पे जैसे रेवेन्यू सेक्शन में देखते हैं, तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है यस बैंक का, तो यहाँ पे 2021 का देखेंगे तो 4,652 करोड़ का था, एंड जून 2022 में देखेंगे तो 5,153 करोड़ का। तो रेवेन्यू इनका बढ़ गया है, कुछ बढ़ा है पिछले समय से। एंड जैसे 2020 का देखेंगे तो 5,321 था, अभी वो है 5,135। तो 2020 के अकॉर्डिंग ये इनका रेवेन्यू आ चुका है। बात करें फाइनेंशियल प्रॉफिट की, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट दोस्तों इसमें यस बैंक को नहीं हो रहा है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे देखेंगे तो 2021 में इनको बड़ा लॉस हुआ था 3,500 करोड़ के आसपास का, और अभी जैसे देखेंगे 2021 में 226 करोड़ का था, एंड दिसंबर 2021 में 266 करोड़ का था, मार्च 2022 में 367 करोड़ का था, एंड जून 2022 में 311 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका जो प्रॉफिट है दोस्तों, नेट प्रॉफिट वो एवरेज ही है। एवरेज मतलब कि इनका प्रॉफिट ओवरऑल ठीक ठाक जा रहा है। एंड जैसे इसका अर्निंग पर शेयर देखेंगे दोस्तों, तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी कम है, 0.12 यहाँ पे देखते हैं, तो 0.12 इसमें अर्निंग पर शेयर बहुत कम है दोस्तों। अब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक बार देख लेते हैं। 2021 का जैसे देखेंगे तो 2021 में इनका जो रेवेन्यू था 20,042 करोड़ का, और मार्च 2022 का देखेंगे तो 19,024 का, मतलब पिछले साल से इनका रेवेन्यू कम हुआ है। अब जैसे देखेंगे फाइनेंशियल प्रॉफिट का, तो पिछला जैसे देखेंगे 2021 में -7,394 करोड़ का लॉस था इनका, एंड 2022 में देखेंगे तो -1,428 करोड़ का लॉस है। तो ये कंपनी में लॉस ही हुआ है इसमें। नेट प्रॉफिट जैसे देखेंगे तो
3462 का इनका दोस्तों यहाँ पे लॉस है 2021 में। और 2022 में देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो फर्म है, बैंक है, वो प्रॉफिट में आ चुका है। 1066 करोड़ का इसमें प्रॉफिट शो हो गया है। बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की दोस्तों, तो यहाँ पे जो 2020 में देखेंगे तो -13 रुपये का अर्निंग पर शेयर था, अभी वो आ गया है प्लस में, और वो कितना आया है 0.43 पैसे, मतलब ये दोस्तों काफ़ी कम है। अब दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो कंपनी का जो रिज़र्व है वो दोस्तों ठीक ठाक है, यहाँ पे बढ़ा है रिज़र्व पिछले समय से 28,731। लेकिन जो डेट देखेंगे तो डेट भी काफ़ी ज़्यादा है कंपनी में। जो 2000 हम लोग इसका देखते हैं 2011 का, तो 52,630 था। 2000 जैसे 20 देखेंगे तो 2,19,000 था, अभी वो 2,69,000 हो गया है। तो डेट कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में डेट होता ही है। अब दोस्तों प्रमोटर एंड FISDS की होल्डिंग मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 2019 में 13% की थी, और उसके बाद से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग निकाल दी, और अब प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल जीरो है। तो ये दोस्तों बहुत ही रिस्क भरा शेयर हो सकता है। एंड जैसे देखेंगे FIS की होल्डिंग 2019 में 26% थी, एंड FIS ने अपना होल्डिंग निकाल दिया था 2021 में। जैसे देखेंगे तो मात्र 7% की होल्डिंग इसमें FIS की रह गई थी, और अभी FIS इसमें वापसी किए हैं, 11% उनकी होल्डिंग इसमें आई है। और जैसे DIS की होल्डिंग देखते हैं, तो DIS ने दोस्तों अपना होल्डिंग बढ़ाया है इसमें। 2020 की बात करते हैं तो 69% की होल्डिंग इसमें DIS की रहती थी 2020 में, एंड 2021 में देखेंगे मार्च में तो 46% की होल्डिंग इसमें थी। बात करें जून 2022 की अभी वाले क्वार्टर में, तो यहाँ पे 43% की DIS की होल्डिंग इसमें अभी भी है। बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो 44% इसमें पब्लिक होल्डिंग है। तो दोस्तों इसमें FIS और DIS अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन रिस्क हमें ये लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल भी जीरो है, कंपनी में डेट ज़्यादा है, एंड कंपनी रिस्क से भरा हुआ है। अब दोस्तों एक बार मैं टोटल इसका रेशियो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों 41,967 करोड़ का, और कंपनी पे कर्ज है 2,69,396 करोड़। तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे डेट टू इक्विटी 7% के आसपास का, लगभग 8% के आसपास का डेट टू इक्विटी है। बात करें इंट्रेंसिक वैल्यू की, तो 7 रुपये का इंट्रेंसिक वैल्यू है, 13 रुपये का बुक वैल्यू, और कंपनी ट्रेड कर रही है 16 रुपये में। तो कंपनी अपने बुक वैल्यू के आसपास है, लेकिन इंट्रेंसिक वैल्यू से डबल पे ट्रेड कर रही है, मतलब कि कंपनी अभी भी महंगी है। दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट शो किया था 1170 करोड़ का, जो कि ये अच्छी न्यूज़ है। एंड जैसे टोटल ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 4% है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 3% है। तो दोस्तों ये काफ़ी कम है, क्योंकि हम लोग 15% को एवरेज मानते हैं। अगर मान लीजिए ये 10 भी होता तब भी हम इसको कंसीडर कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अगर इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपको इसके कंपैरिजन में इतने ही प्राइस पे बहुत से स्टॉक और मिल जाएंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क लेना बहुत ही रिस्की हो सकता है। दोस्तों अगर आप 16 रुपये का स्टॉक खोजते हैं तो 16 रुपये में आपको बहुत से ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे है, अंडर वैल्यूड भी है, साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन आप यस बैंक में अगर आप इमोशनल हो कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको लॉस ही दे सकता है। जैसा कि इसमें फाइनेंशियल हेल्थ को देखेंगे दोस्तों, तो फाइनेंशियल हेल्थ बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में हो, लेकिन अभी फ्रेश एंट्री के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट अभी इसमें बचना चाहिए इन्वेस्टमेंट से। लेकिन अगर आप इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है हाई पे, अगर आप बाई करके रखे हुए हैं तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको लॉस में नहीं सेल करना चाहिए।
दोस्तों कंपनी का प्लस और माइनस पॉइंट जान लेते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी अपने एनपीएस को सेल करके 11,000 करोड़, उनको 48,000 करोड़ के एनपीए को सेल करके 11,000 करोड़ कंपनी को पैसे मिल जाएंगे और कंपनी का जो है एनपीए दूसरी कंपनी के पास चला जाएगा, वो अपना उनसे वसूली करेंगे। लेकिन इसमें माइनस पॉइंट ये है कि कंपनी का रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही कम है, कंपनी में कर्ज बहुत ज़्यादा है, बैलेंस शीट कंपनी का बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो दोस्तों टोटल ओवरऑल जैसे देखेंगे तो यस बैंक जो कंपनी है वो हमें काफ़ी रिस्क से भरा हुआ लग रहा है। एंड अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको लॉस भी दे सकता है। बाकी जैसे डिसीजन आपका है, अगर आप इसमें आप कंसीडर करते हैं कि ये स्टॉक आपके लिए अच्छा हो सकता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आप ऐसे स्टॉक से दूर ही रहे। अगर अब ये स्टॉक आपको 50-60 रुपये में भी आ जाता है तब हम ये समझेंगे कि इसका जो हेल्थ है वो अच्छा होने वाला है। लेकिन उस बेसिस पे देखेंगे दोस्तों कि इनका जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, एनुअल रिजल्ट है, इसमें आप कुछ समय वेट कर सकते हैं ताकि जो स्टॉक का प्राइस है वो अच्छे से और ऊपर आ जाए। क्योंकि आप अच्छे स्टॉक को हाई प्राइस पे भी बाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो जल्दी से रिकवर भी कर जाते हैं। तो इसमें आपको वेट करना चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। एंड अभी जैसे फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं दोस्तों तो ये बिल्कुल आप इससे बच के रहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ स्टॉक इनसाइड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।